हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 12th की केमिस्ट्री में हम रिएक्शंस ऑफ एल्किल हैलाइड पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया, उसके बाद एलिमिनेशन अभिक्रिया तथा जो तीसरे प्रकार की अभिक्रिया है वो है धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम धातुओं के साथ अभिक्रिया में सबसे पहले वाले जो अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं उसका एक विशेष नाम है। तो सबसे पहले अभिक्रिया से शुरू करते हैं। तो जब किसी RX पे मैग्नीशियम का अटैक होता है, जब किसी एल्किल हैलाइड पे मैग्नीशियम धातु का शुष्क ईथर में अभिक्रिया होती है तो ये बना लेता है RMgX। और इस पूरे यौगिक को हम कहते हैं कार्ब धात्विक यौगिक। इसको हम कहते हैं कार्ब धात्विक यौगिक, या इसी को हम कहते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। तो इस अभिक्रिया में जो एल्किल हैलाइड है उसके स्थान पे क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है तथा आयोडाइड हो सकता है। और जब इसकी अभिक्रिया एल्किल क्लोराइड, ब्रोमाइड तथा आयोडाइड की जब अभिक्रिया कुछ धातुओं के साथ जब अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया करके ये कार्ब धातु आबंध युक्त यौगिक देते हैं। कार्ब मतलब एल्किल से क्या हो गया कार्ब, और मैग्नीशियम से क्या हो गया धातु, तो इसको हम कहते हैं कार्ब धातु यौगिक। कार्ब धातु आबंध युक्त यौगिक ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड जो RMgX है आपका, कार्ब धातुक यौगिकों का एक मुख्य वर्ग है, जिसकी खोज सर्वप्रथम 19वीं शताब्दी में या 1900 ईस्वी में ग्रिगनार्ड नामक साइंटिस्ट ने किया था। जिस वजह से इस पूरी अभिक्रिया को हम, या जो RMgX है इसको हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट भी कहते हैं, या इसी को हम ग्रिगनार अभिकर्मक भी कहते हैं। ये अभिक्रियक हैलो एल्केन की शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। तो जनरली जब किसी एल्किल हैलाइड की जगह पे, X की जगह पे क्या हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन पे कोई धातु जैसे मैग्नीशियम हो गया कि शुष्क ईथर में जब अभिक्रिया होती है तो RMgX या इस प्रकार के संवर्ग या इस प्रकार के यौगिकों को हम कहते हैं कार्ब धात्विक यौगिक या ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। या इस अभिक्रिया का खोज सर्वप्रथम इस अभिक्रिया को सर्वप्रथम ग्रिगनार्ड नामक साइंटिस्ट ने 1900 शताब्दी में सर्वप्रथम उसने ऑब्जर्व किया था। इस वजह से इस अभिक्रिया को हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट के भी नाम से जानते हैं। अच्छा, जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट होता है वो इस प्रकार का होता है जैसे RMg और X। तो आपको पता है कि जो हैलोजन है, कोई भी हैलोजन मैग्नीशियम से क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो इस पर कैसा आवेश होगा, पार्शियल निगेटिव आवेश होगा। और मैग्नीशियम क्या है, मेटल, और धातुओं पे हमेशा पार्शियल पॉजिटिव आवेश होता है, ये भी आपको पता है। और अगर धातु पे पार्शियल पॉजिटिव है तो R पे हमेशा क्या होगा, पार्शियल निगेटिव आवेश होगा। तो जो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक में कार्बन मैग्नीशियम बंध सहसंयोजक आबंध होता है, परंतु विद्युत धनी या इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने के कारण यह आबंध जो कैसा हो जाता है, अत्यधिक ध्रुवित हो जाता है, एक पोलैरिटी डेवलप हो जाती है इसमें। मैग्नीशियम तथा हाइड्रोजन आबंध आवश्यक रूप से आयनिक होते हैं। जैसे आप देख सकते हो RMgX को आप कैसे लिख सकते हो, R-MgX प्लस, या इसी को हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं RMgX जो है तो R पे माइनस और MgX पे क्या लिख सकते हो आप, पार्शियल पॉजिटिव आवेश लिख सकते हो, क्योंकि मैग्नीशियम पे आपको पता है +2 आवेश होता है और हैलोजन पे हमेशा -1, तो टोटल कैसा होगा, पॉजिटिव आवेश होगा। तो R-MgX प्लस आप इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हो। तो यदि जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट है उसमें वो कैसा है, जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट है वो कैसा आयनिक होते हैं, और आपको पता है कि आयनिक कंपाउंड्स की जो अभिक्रियाशीलता होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। मतलब ज़्यादा क्या होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं, उनकी क्रियाशीलता क्या होती है, ज़्यादा होती है। तथा किसी भी स्रोत से प्राप्त प्रोटॉन से अभिक्रिया कर हाइड्रोकार्बन देते हैं। जैसे जो RMgX है, अगर इसको कहीं से भी प्रोटॉन मिल जाए, प्रोटॉन कहाँ से मिलेगा, वाटर से मिलेगा, एल्कोहल से भी इसको क्या मिल सकता है, प्रोटॉन। तो जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट होते हैं RMgX, जब वाटर या एल्कोहल
या किसी भी प्रोटॉन डोनर से अटैक करते हैं तो कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे देखिए जो वाटर है उसको क्या प्रोवाइड करेगा, H प्लस प्रोवाइड करेगा, और RMgx में क्या है, R माइनस MgX प्लस। तो आप देख सकते हो वाटर में क्या है, H प्लस और OH माइनस। तो यहाँ से H प्लस किसको अटैक करेगा, R माइनस को अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा आपका RH। RH क्या हो गया, एक हाइड्रोकार्बन बन गया। क्या बन गया, हाइड्रोकार्बन। मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसमें बस हाइड्रोजन और क्या है, कार्बन है। और आपका क्या बनेगा, बाकी जो बचा हुआ MgOH। मैग्नीशियम पे पॉजिटिव आवेश है तो O निगेटिव को क्या करेगा, अटैक करेगा। तो MgOH आपका बन जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें अगर, जैसे आपका ऐसे कंपाउंड है CH3 बॉन्ड CH2MgX पे अगर वाटर की अभिक्रिया हो जाए H2O तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 बॉन्ड CH3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला देखिए आप RH, मतलब इससे क्या जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ जाएगा तो हो जाएगा CH3 बॉन्ड CH3 प्लस आपका क्या मिलेगा Mg, ठीक है, CH3 बॉन्ड CH3 प्लस आपको मिलेगा Mg, और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, MgOH, और हाइड्रोजन पे क्या है, यहाँ पे X आप लिख सकते हैं। कोई भी कंपाउंड जो प्रोटॉन डोनर होते हैं वो सारे क्या करेंगे, ग्रिगनार्ड रिएजेंट को हाइड्रोकार्बन में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। और प्रोटॉन डोनर जनरली क्या होते हैं, वाटर हो गया, एल्कोहल हो गया और अमीन्स हो गया। मतलब जब भी कभी ग्रिगनार्ड रिएजेंट की अभिक्रिया वाटर से, एल्कोहल से तथा अमीन से होगी तो हमेशा वहाँ पे हाइड्रोकार्बन क्या हो जाएगा, आपका बन जाएगा। अतः इससे हमको पता चलता है कि जो ग्रिगनार्ड अभिक्रियक होता है के साथ अभिक्रिया के समय लेस मात्र नमी को भी निकालना आवश्यक है। मतलब यदि आपके वेसिल में या आप जिस कंटेनर में या जिस टेस्ट ट्यूब में अभिक्रिया कर रहे हो उसमें अगर थोड़ी सी भी नमी है तो जो आपका प्रोडक्ट है वो ग्रिगनार्ड रिएजेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तुरंत हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिस वजह से आप जो प्रोड्यूस करना चाहते हो वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। तो इसलिए अभिक्रिया को शुष्क ईथर में किया जाता है ताकि जो अभिक्रिया के समय जो लेस मात्र नमी है या थोड़ी भी जो मतलब थोड़ी बहुत जो नमी है अभिक्रिया में वो क्या हो जाए, निकल जाए। दूसरी ओर एल्किल हैलाइड को हाइड्रोकार्बनों में परिवर्तित करने के लिए यह एक विशिष्ट विधि मानी जाती है, या ऐसा मेथड है जो किसी एल्किल हैलाइड को या कार्ब धातु के यौगिक को हाइड्रोकार्बन में क्या कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है। तो हम अपनी मनचाहा हाइड्रोकार्बन इसमें क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए 2 कार्बन का आपका कार्ब धातु के यौगिक है और इसको आप चाहो तो इथेन CH3 बॉन्ड CH3 इथेन में आप इसको क्या कर लिए हो, कन्वर्ट कर लिए हो। तो मतलब ग्रिगनार्ड रिएजेंट से बिल्कुल आसानी से हम कोई भी हाइड्रोकार्बन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। धातुओं से अभिक्रिया में एक प्रकार की नेम्ड अभिक्रिया या नाम वाली अभिक्रिया आती है जिसको हम कहते हैं उर्ज रिएक्शन या उर्ज अभिक्रिया। तो जो उर्ज अभिक्रिया होती है वो एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर में सोडियम के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, जिसमें मूल हैलाइड में उपस्थित कार्बन परमाणुओं से दोगुने कार्बन परमाणु होते हैं। इस अभिक्रिया को ऊर्ज अभिक्रिया कहते हैं। ये क्लास 11th में भी आप पढ़ चुके हो कि जब 2 मोल RX पे 2 मोल सोडियम की अभिक्रिया होती है किस अवस्था में, शुष्क ईथर में, ड्राई ईथर होना चाहिए, ठीक है, नमी रहेगी तो ये अभिक्रिया नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे बन जाता है R बॉन्ड R प्लस 2NaX। मतलब कि यहाँ पे ये एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्लास 11th की केमिस्ट्री का नोट्स आप उठा के देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो वहाँ पे ये अभिक्रिया आपको डिटेल में मिलेगा जिसको हम बोलते हैं ऊर्ज अभिक्रिया। होता क्या है, जैसे एग्जाम्पल की बात करूँ तो जैसे ऐसे कंपाउंड है CH3 बॉन्ड X और यहाँ पे CH3Cl है, ऐसे से कहिए कि 2 मोल मेथाइल क्लोराइड पे 2 मोल सोडियम की अभिक्रिया होती है और आपका यहाँ पे क्या दिया है, ड्राई ईथर, शुष्क ईथर के प्रेजेंस में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका क्या बनेगा कि ये फ्री रेडिकल अभिक्रिया है, तो यहाँ पे 2 मोल CH3Cl है, तो यहाँ पे बनेगा CH3 फ्री रेडिकल प्लस CH3 फ्री रेडिकल। और आपको पता है कि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और उनको अपनी एक वैलेंसी ही क्या करनी पड़ती है, पूरी करनी पड़ती है, जिस वजह से ये दोनों CH3 आपस में जुड़ के बना देते हैं CH3 बॉन्ड CH3। तो यह एक बहुत ही अच्छा मेथड है, ऊर्ज अभिक्रिया एक बेस्ट मेथड है। जैसे इस कंपाउंड में आप देखोगे तो एक ही कार्बन का एक यौगिक है, ये यौगिक है, लेकिन इसका जो प्रोडक्ट है उसमें कितने कार्बन आ गए हैं, 2 कार्बन है। तो वही बोला है
कि मूल हैलाइड में उपस्थित कार्बन परमाणुओं से दोगुने कार्बन परमाणु जब भी हमको बनाने होंगे तो याद रखिएगा ऊर्ज अभिक्रिया हम यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपसे बोलता है कि ईथेन की सहायता से ब्यूटेन प्राप्त करिए, तो देखिए ईथेन से ब्यूटेन हम कैसे प्राप्त करेंगे, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl और ये 2 मोल ले लीजिए प्लस 2 मोल सोडियम और फिर यहाँ पे ड्राई ईथर। तो अब देखिए आप यहाँ से क्या जनरेट होगा, 2 मोल CH3 बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल और ये 2 मोल होगा तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। और जब कंबाइन होंगे तो आपको जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, CH3 बॉन्ड CH2 और ऐसा ही एक मॉलिक्यूल जो होगा CH2 बॉन्ड CH3। तो यहाँ पे दोनों कंबाइन होकर क्या दे देगा, 4 कार्बन का चेन दे देगा जिसको हम क्या कहेंगे, ब्यूटेन। तो हम इथेन या एथाइल क्लोराइड की सहायता से हम क्या बना सकते हैं, ब्यूटेन बना सकते हैं। मतलब यहाँ पे कार्बन चेन में कितने कार्बन है, 2 और यहाँ पे प्रोडक्ट में कितने कार्बन है, 4 कार्बन। तो जब भी कभी किसी भी अभिक्रिया में हमको कार्बन का चेन लेंथ डबल करना हो तो याद रखिएगा वो अभिक्रिया कौन सी है, ऊर्ज अभिक्रिया है। और ये अभिक्रिया इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि नाम वाली अभिक्रिया है और अभी तक हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 12th में एक ही नाम वाली अभिक्रिया पढ़े हैं जो क्या है, ऊर्ज अभिक्रिया, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये हमारा एल्किल हैलाइड वाला टॉपिक क्या होता है, कवर होता है यहाँ पे। मतलब जितना भी चीज़ें आपको पढ़ना था एल्किल हैलाइड में, यहाँ पे सारी चीज़ें क्या है, इतना ही आपको पढ़ना था एल्किल हैलाइड में। अगर आपको कोई भी डाउट्स है अभी तक का जितना भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया गया है तो प्लीज़ आप ग्रुप में ज़रूर अपना मैसेज डालिए, जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आई है उसको एक बार और बताया जाएगा। अच्छा, साथ साथ आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे और मेरा नोट्स आप देखोगे तो इसमें मैं जैसे समझा के आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये सब जो एरो वगैरह है ये आप अपने नोट्स में नहीं लिखेंगे, आपका नोट्स बिल्कुल क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ये मैं मतलब हर एक चीज़ को बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की है मैंने। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप ग्रुप में ज़रूर बताइए, इससे भी ज़्यादा बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश हम करते रहेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात और कि आप क्लास 12th में हो और आपको पता है कि क्लास 12th का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अभी से आप डिसाइड कर लीजिए कि एक दिन में आपको कितना पढ़ना है और 2 ही घंटा पढ़िए पर डे। पर याद रखिएगा आज से बोर्ड एग्ज़ाम के दिन तक हमेशा 2 घंटा आपको पढ़ना ही पढ़ना है। 1 ही घंटा पढ़िए बट आज से बोर्ड एग्ज़ाम तक कंटिन्यूसली हर एक दिन, चाहे संडे हो, मंडे हो, 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, कोई भी दिन हो, 1 घंटा ज़रूर पढ़िए आप, तभी आपका बोर्ड एग्ज़ाम बेहतर होगा। और आपको पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम का नंबर बहुत ज़्यादा मैटर करता है हमारे लाइफ में। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आपसे कि खूब ज़्यादा आप मन से पढ़ाई करिए और बेहतर अंक पाने की कोशिश करिए। थैंक यू।